थैंक यू सो मच चेयरमैन साहब। नमस्कार दोस्तों, कुणाल शराबी। ईश्वर की कृपा, परिवार, फेलोशिप, स्पॉन्सर और आप सभी की मदद से आज के दिन शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ दोस्तों। अच्छा जीवन जी रहा और खुश हुए। पायनियर ग्रुप का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया, और ये मौका मेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 10-11 महीनों से मौके तो आ रहे थे, लेकिन मैं उनको ले नहीं पा रहा था। कुछ जॉब को रिलेटेड था, कुछ परिवार को लेकर चीजें थी, जिसकी वजह से ऑनलाइन में मेरा पार्टिसिपेशन लगभग ना के बराबर हो गया था। सो एक बार फिर से पायनियर ग्रुप का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने ये मौका दिया और अपने आप को, अपने जीवन को वापस पीछे ले जाकर वो आभार याद करने का मौका दिया मुझे। और चेयरमैन साहब का जब फोन आया, मैसेज आया मेरे पास शेयरिंग के लिए, और उससे 2 घंटा पहले मेरी एक मेंबर से बात हो रही थी कि ग्रैटिट्यूड की लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है एक अल्कोहलिक के लिए। और सडनली मेरे दिमाग में ये टॉपिक आया और मैंने अपने स्पॉन्सर से इस बारे में चर्चा की, और उसके बाद ये टॉपिक पे मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया गया। थैंक यू सो मच एक बार फिर से पायनियर ग्रुप का। दोस्तों, मेरा जो टॉपिक है, मेरा जीवन है एक ही दिन, माय लाइफ, ग्रेस ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस। मैंने अपनी शेयरिंग में शुरुआत में दोस्तों कहा कि ईश्वर की कृपा, ये ईश्वर की कृपा तो मेरी पैदाइश से मेरे साथ थी, लेकिन उसको छोड़ पकड़ करना ये मेरी एक आदत सी बन गई थी। ये मेरी शौक जैसा बन गया था, और ये मेरा एक ग्रैंडियोसिटी वाला बिहेवियर बन गया था। एक बड़ा चीजों को बड़ा चढ़ा कर दिखाना, अपने आप को अलग साबित करने का कोशिश करते हुए, ये सारी चीजों में मेरा एक आदत सी बन गई थी मेरी। लेकिन उस आदत को मुझे यह ज्ञात करवाया गया अल्कोहलिक एनोनिमस में कि ये बुरी आदत है, और जिस शक्ति की तुझे जरूरत है, उस शक्ति का एहसास, उस शक्ति से मेरा कॉन्शियस कांटेक्ट वो केवल और केवल अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद से हुआ यार। तो ये अल्कोहलिक एनोनिमस के जो ग्रेस है मेरे ऊपर, जो कृपा है, जिसकी वजह से आज मुझे ये, मैं अपने इस जीवन को तीसरा जीवन मानता हूँ। अपनी जीवन को मैं कई बार कंपेयर करता हूँ वीडियो गेम से यार, जहाँ पे 3 लाइफलाइन होती थी, और शराब में वो ऑलमोस्ट 2 लाइफलाइन मेरे से छीन चुकी थी यार, और 1 लाइफलाइन बची थी, और वो अल्कोहलिक एनोनिमस ने उस लाइफलाइन को छीने जाने से रोक दिया आज के दिन तक। सो कृपा है अल्कोहलिक एनोनिमस की, आप सभी भाइयों की मदद और मेरी हायर पावर की, जिसने एक एक दिन करके मुझे शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर रखा, अपने ऊपर काम करने के लिए प्रेरित किया। स्पॉन्सर ने बहुत ज्यादा मदद की मेरी, और जीवन कितना खूबसूरत हो सकता है ये अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद ही मुझे पता चला। दोस्तों, शराब की शुरुआत मेरे जीवन में 1996 में हो गई थी, जब पहली बार एक बियर के साथ मैंने अपने शराबी जीवन की शुरुआत की थी। उस टाइम कभी सोचा नहीं था कि यार मैं एक शराबी बन जाऊंगा। बस बचपन से ही इन चीजों के लिए आकर्षण था मेरे अंदर यार। 3rd क्लास में मैंने पहली बार सिगरेट उठाई थी, और उसके बाद चलती रही, रेगुलर नहीं थी लेकिन कभी कभार होती रहती थी। और उसी तरह ये शराब भी मेरे हाथ में आई पहली बार। तो बड़ा क्यूरियोसिटी थी अंदर, बड़ा इच्छा थी कि ऐसी क्या चीज है, और जिनके साथ में बैठ के ले रहा था। मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था दोस्तों पहली बार शराब पीने के लिए, ना ही किसी दोस्त का बर्थडे था, ना ही कोई ओकेजन था। हाँ, परिस्थिति ऐसी थी कि घर पे कोई नहीं था, और सडनली एक टीवी देखते देखते मुझे याद आया कि यार घर पे कोई है नहीं, ये मौका मुझे उठाना, इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। और मैंने मेरे कजिन को फोन लगाया, वो आ गया तुरंत ही। जैसे ही उसने सुना कि भाई घर पे कोई नहीं है और बियर पी के देखना है कैसी होती है, तो वो तुरंत ही आ गया उस टाइम। खुद जाके लेके आना, ब्रांड चूज करना, ये सारी चीजें की, और पहली शुरुआत की, और बड़ा अच्छा लगा यार। एक आजादी का अनुभव, एक बड़े होने का एहसास, और अपने होने का एहसास है कि मैं जो बनना चाहता था वो फ्रीडम मुझे नजर आने लगी, वो पहले हर एक उस सिप के साथ अपनी। और ये सिलसिला दोस्तों आगे जारी रहा, और धीरे धीरे कुछ समय में कई बार कॉलेज के बहाने बाहर जाके पीना, महीने में 1 आध बार, जो सभी का पैटर्न होता है वही पैटर्न रहा। इस दौरान मेरा जो बिहेवियर था वो बचपन से ही काफी विद्रोही स्वभाव का रहा था मैं, और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे दबाया जाता है, मुझे कंपेयर किया जाता है मेरे घर में मेरी बड़ी बहन के साथ, और मेरे पिताजी का बड़ा ही
डोमिनेंट नेचर है और उसकी वजह से वो हर चीज अपने हिसाब से करते हैं। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक बड़ी है ना शक्तिशाली एक भावना थी कि यार जिस दिन मैं पैसा कमाना चालू करूंगा ना, उस दिन का जीवन और मैं अपनी चॉइस का जीवन वैसा ही जीऊंगा। समय आ गया दोस्तों, 2002 में पहली बार जॉब मिला और 2002 में जॉब मिला, शुरुआत हुई और उसके बाद ऑलमोस्ट 2004 से मैं रोज का शराबी बन चुका था। रोज शराब पीना एक जिंदगी का अहम हिस्सा हो चुका था। मतलब मेरा प्रोफेशन भी ऐसा था जहाँ पे बड़े आराम से शराब को एक्सेप्ट किया जाता था और कहीं कोई समस्या नहीं आती थी। तो मुझे आज जब मैं पलट के देखता हूँ तो मुझे यकीन होता है, उस टाइम एहसास होता है कि यार वो 2004 से मेरी बीमारी की शुरुआत हो चुकी थी। अस्त व्यस्तताएं नहीं नजर आ रही थी उसमें, लेकिन चीजें समझ में आ रही थी। अस्त व्यस्तताएं बेसिकली मैं देखना नहीं चाह रहा था उस टाइम भी, क्योंकि एक्सीडेंट्स आए दिन हो रहे थे मेरे। जरूरत से ज्यादा पी के मैं कई बार ब्लैकआउट हुआ हूँ, कई बार हरकतें की हैं, लेकिन दोस्तों ने बचाया और मस्ती मजाक का एक माहौल बन के वो चीजें आगे पीछे हो गई। लेकिन बीमारी ने मेरे को फाइनली एक बार 2010 में आके दस्तक दी, जब मैं भोपाल से ग्वालियर ट्रेवल कर रहा था और ट्रेन के बीच में मुझे सीने में बहुत ज्यादा दर्द हुआ और मुझे ऐसा लगा कि यार ये ट्रेन में चढ़ने से पहले जो बियर और बिरयानी खाई थी ना, उसकी वजह से ये सारी समस्या हो रही है, एसिडिटी है, हो जाएगी ठीक। और 2-1 घंटे में वो ठीक हो गई चीजें, तो मुझे लगा सब सेटल है। और उसके बाद मैं ग्वालियर उतरा, एक मित्र का बर्थडे था, सुबह 4 बजे तक शराबखोरी, मस्ती, सारी चीजें हुई और वापस सुबह 9 बजे वो सीवियर पेन चालू हुआ। यहाँ बीमारी पूरी तरह से मेरे जीवन में दस्तक दे चुकी थी और यहाँ पे वो भी कृपा थी ईश्वर की कि मैं खुद ही बाइक के पीछे बैठ के और हार्ट हॉस्पिटल में पहुंच गया वहां पे। और सारी चीजें जब उन्होंने चेक कर ली, मेरा बीपी नॉर्मल, सारी चीजें नॉर्मल, लेकिन जैसे ही ईसीजी उन्होंने चेक किया तो ईसीजी ग्राफ कुछ अलग ही कहानियां बता रहा। 87% का ब्लॉकेज, 32 साल की उम्र, और घर में एक हड़कंप सा मच गया, सारी चीजें हो गई, सब लोग हैरान परेशान हो गए। इस दौरान शादी हो चुकी थी मेरी, 2006 में शादी हुई थी, बेटी भी है मेरी उस टाइम, बेटी 2007 में हो गई थी मेरी, और ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन समझ नहीं पाया, मुझे लगा कि यार ये मैं जरूरत से ज्यादा जो स्मोक करता था ना, और मैं बाहर रह रहा था, घर के बाहर रह रहा था, मेरी फूडिंग हैबिट्स अलग थी, इसकी वजह से ये सारी चीजें आई। शराब का तो कहीं से कहीं तक कोई नामो निशान नहीं था। इससे पहले भी बीमारी ने मेरे जीवन में दस्तक देने की कोशिश की थी दोस्तों, लेकिन मैं समझ नहीं पाया उस चीज को। 2006 में जब मेरी शादी हुई, तय हुई, और उससे पहले मैंने शादी और सगाई के बीच का जो गैप होता है वो करीब 6 महीने का गैप लिया था। सोच ये थी कि कहीं ना कहीं अपनी होने वाली वाइफ को अच्छी तरह से कन्विंस कर दूंगा अपने लाइफस्टाइल के बारे में कि यार मैं पार्टी का कीड़ा हूँ बहुत ज्यादा, और पार्टी का कीड़ा तो क्या, बेसिकली शराब का कीड़ा था मैं, और यही बताना चाहता था कि यार मैं अय्याशियों वाली जिंदगी जीता हूँ और इस तरह से मुझे जीना है और आगे इसी तरह से बढ़ना है, तो ताकि तुम हैबिचुअल हो जाओ, ये सारी सोच थी। लेकिन शादी के 1 महीने पहले मुझे लगने लगा कि यार ये गलती कर दी है मैंने, ये लड़की गलत है मेरे लिए, ये लड़की सही नहीं है। और उसका रोकना टोकना उससे पहले चालू हो चुका था, और जैसे जैसे शादी हुई घर वालों से बोल नहीं पाया। अंदर से इच्छा थी कि मैं बोल दूं घर वालों से कि नहीं करनी शादी, कहीं और कर लूंगा, लेकिन बोल नहीं पाया चीजों को लेके। और फिर शादी एक बार हुई तो लगा कि यार ठीक है, हो गई है, देख लेंगे, निभा लेंगे। पर वो रिश्तों में कड़वाहट शुरुआत से ही आ चुकी थी। मैं शुरुआत से ही उस लड़की के साथ अनकंफर्टेबल रहता था, क्योंकि वो मेरी शराब के साथ अनकंफर्टेबल रहती थी और मुझे लगता था ये लड़की में समस्या है। आज पलट के देखता हूँ तो कहीं कोई समस्या नजर नहीं आती है। समस्या बस एक ही थी, और वो था मेरा शराबीपन। शराब तो थी ही थी, लेकिन शराबीपन मेरी जरूरत से ज्यादा समस्या थी। और उसके बाद ये 2010 का जो एपिसोड हुआ, घर वाले सत्ते में आ गए, मेरी मानो घोड़े की लगाम पूरी तरह से खींच के रख दी गई हो, एक जगह बांध दिया गया हो, हर जगह मुझ पर नजर रखी जाने लगी, सारी चीजें होने लगी। और यहाँ पे मुझे मौका मिला एक ऐसी कंपनी में जॉब करने का जहाँ पे मेरा टूरिंग जॉब था। और तब मैंने डिसाइड किया कि यार बस अपन है ना इंदौर से बाहर जाके शराब पीएंगे, इंदौर में शराब नहीं पीएंगे। और वही हुआ दोस्तों। शराब के साथ साथ मेरे दूसरे नशे भी साथ में चल रहे थे, और मेन नशा जो मेरा था वो शराब ही था। और इस तरह से चीजें बढ़ी और हालत ये हो गई थी कि मुझे कई बार HR वार्निंग दी गई 2011 में कि आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी आप कंपनी को दे रहे हो उससे ज्यादा आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं। मुझे महीने में 3 या 4 दिन ट्रैवल करने की आवश्यकता होती थी, लेकिन मैं करीब 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन ट्रैवल करता, ताकि बाहर जाके मुझे ज्यादा से ज्यादा शराब पीने का मौका मिल सके।
चीजें आ गई होगी दोस्तों, एक कम उम्र में बहुत ऊंचे औहदे पे मैं पहुंच चुका था, पैसा अच्छा खासा मिल चुका था, काफी अच्छे मल्टीनेशनल ब्रांड्स में मैंने काम किया था, और उस टाइम भी मल्टीनेशनल ब्रांड में ही काम कर रहा था यार। तो मुझे लगता था कि यार ये तो क्या सब बेवकूफियों वाली बात है, मैं जहाँ खड़ा हो जाऊंगा ना वहां से मुझे नौकरी मिल जाएगी। और इसी गुरूर और इसी अभिमान में एकदम चरम पे, जो बोलते हैं ना कि शराब का नशा तो ठीक है, लेकिन उसके साथ जो मेरा कॉम्बिनेशन था वो था सफलता का नशा। ये सारी चीजें दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किस तरह से शराब मेरा जीवन छीनती जा रही थी मुझसे, और मैं उसे अपनी है ना एक वो जो काबिलियत समझ के, या अपने लिए जो तोहफे मुझे लग रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये सब सारी चीजें जो सक्सेस मुझे मिल रही है ना, ये मेरी लाइफस्टाइल की वजह से मिल रही है। और मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि वो एक एक दिन से के हिसाब से मैं शरीर का नुकसान करते जा रहा था, मैं अपनी आत्मा को मारता जा रहा था। मैं अपने वो इष्ट से, मेरी हायर पावर से मैं धीरे 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 करके दूर होता जा रहा था। शराब मुझसे उससे दूर लेती जा रही थी, और मौत के करीब धीरे धीरे लेती जा रही थी यार। और इसी गुरूर में आके मैंने 2013 में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि गोवा में हो रही थी, वहां पे अपने एमडी से, मैनेजिंग डायरेक्टर से बदतमीजी करते हुए वहीं पे अपनी नौकरी सबके सामने छोड़कर आ गया था। उस टाइम भी मैंने शराब पी रखी थी। नौकरी छोड़ने के बाद 10 दिन गोवा में पड़ा रहा, तमाम तरह की अय्याशियां, सारी चीजें मैं करता रहा। और उसके बाद इंदौर आया, और इंदौर में बैंक बैलेंस अच्छा खासा था मेरे पास उस टाइम, और मुझे लगा कि यार अब मुझे ब्रेक लेना चाहिए। मैं साल भर तक कोई नौकरी नहीं करूंगा, साल भर तक सिर्फ अय्याशी करूंगा। लेकिन ये अय्याशियां ज्यादा दिन चली नहीं, क्योंकि पैसा जितना जल्दी खर्च होता है कमाने में, उससे जरूरत से ज्यादा समय लगता है। तो ये चीज मैं समझा नहीं। इस दौरान मेरा जो पारिवारिक रिश्ते थे वो पूरी तरह से खराब हो चुके थे। मैं और मेरी वाइफ केवल बेटी के लिए एक छत के नीचे रह रहे थे। मेरे परिवार को लगता था कि हस्बैंड वाइफ है, लेकिन हम केवल एक रूम शेयर कर रहे थे, इससे ज्यादा कोई एक रिलेशन बचा नहीं था। और वो भी इन सारी चीजों से तंग आ चुकी थी यार। और 2013 में ही वो बेटी को लेके फाइनली छोड़ के मुझे जा चुकी थी। और शुरुआत में तो बड़ा डर गया था यार, घर वालों को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि सारे कारनामे पता चल जाएंगे ना, मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो लड़कियों के फोन आना, वो अपनी फोटोग्राफ भेज रही है जिसको मेरी बीवी ने कई बार पकड़ा था, वो फोन नंबर देखती थी कि यार ये इससे बात कर रहा है। उसने मेरा फेसबुक अकाउंट देखा जहाँ पे तमाम वो मेरी चैटिंग्स हुई पड़ती थी, मोबाइल की रिकॉर्डिंग्स वगैरह वो सुन चुकी थी। मैंने भाई ये चीजें घर वालों को पता चल गई तो बहुत ही समस्या हो जाएगी। तो अपन ने गेम परिवर्तित करने का फैसला किया, और मैंने कहानियां चालू कर दी 2006 से कि यार एक शादी से पहले ही सारी कहानियां ऐसी थी, और ये सब था ताकि मेरे ऊपर ब्लेम कम आए। लेकिन घर वालों को भी कहीं ना कहीं पता था, मेरी शराब की आदतें उन्हें समझ में आ रही थी। लेकिन मुझे एक अच्छा और तगड़ा बहाना मिल गया था उस टाइम शराब पीने का, कि मैं यार मेरी बेटी को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। वाइफ से तो मेरे कोई रिलेशन नहीं थे, उसकी याद मुझे बहुत आती है, उसकी याद से बाहर कैसे निकलूं। और यहाँ से दोस्तों मेरा क्रॉनिक जो पीरियड होता है वो 2013 से 2020 तक का मेरा वो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म वाला पार्ट चालू हो गया। हर तरह तरह से बहाने, मुझे हर जगह से सिंपैथी मिलती थी। मेरे दोस्त यार मुझे सिंपैथी देते थे, मुझे रोकते नहीं थे, टोकते नहीं थे। और धीरे 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 जाते जाते मेरी हालत ये हो चुकी थी कि जहाँ पे मैं पब में बैठना पसंद करता था, शराब ठेके पे जाके कभी दारू खरीदना मुझे पसंद नहीं था। अब मैं ठेके के पास ही खड़ा होकर शराब पी रहा था। मेरे साथ खड़े होने वाले लोग कौन थे, क्या थे, मुझे नहीं पता था। नौकरी मेरे पास थी नहीं, रोज घर में पैसे के लिए झगड़ा। मेरे घर में जितने लॉक्स थे उन सब में ताले लगा के रखे जाने लग गए थे मेरी इस हालत में, क्योंकि कोई भी एक लॉक अगर मुझे खुला मिल गया तो अंदर से सामान गायब करने में मुझे समय नहीं लगता था। घर वालों को बहुत अच्छी तरह से पता था कि ये पैसे के साथ साथ जो चीजें गायब हो रही हैं ये यही कर रहा। तो उन्होंने मुझे बोलने की बजाय, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी लगने लगा था कि यार ये सुनेगा तो है नहीं, मुझे बोलने की बजाय उन्होंने वो तरीके अपनाए कि हर घर में हर जगह ताले लगा के रख दिए गए थे। केवल किचन खुला रहता था कि अगर रात में मुझे भूख लगे तो मैं कुछ किचन में जाके खा लूं। इससे ज्यादा कोई भी कमरा खुला नहीं रहता था। ये सारी चीजें होने लगी दोस्तों, और पैसे की दिक्कत, घर वालों से चिक-चिक, माँ का बार बार मुझे रोकना टोकना, पिताजी का चिल्लाना, लोगों को दिखाने के लिए बेटी की याद आना, ये तमाम चीजें मेरे साथ चल रही थी। और मैं रो देता था कभी कभी शराब पी के यार, बैठा रहता था पीते 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 रोना चालू कर देता था। बेसिकली वो सारा मेरा वो कैरेक्टर डिफेक्ट्स थे जहाँ पे
वो एक हमारा जो स्लोगन है ना, पोर मी पुअर मी, मैं बेचारा दे दो मुझे शराब का प्याला। मतलब मेरे से बेचारा कोई है नहीं, मेरे से ज्यादा गरीब कोई है नहीं जिसके साथ इतनी परिस्थितियां बर्बाद हो गई। ये सारी चीजों में मैं दिखावा करता था। कब ये बेचारेपन का दिखावा करते करते मैं अंदर से उस बेचारगी का शिकार हो गया, मुझे समझ में नहीं आया। इस बेचारगी को मेडिकल साइंस में डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये डिप्रेशन इस कदर बढ़ चुका था कि 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं। पहला सुसाइड अटेम्प्ट तो घर वालों को दिखाने के लिए था, गुस्से में किया था, अच्छा खासा गुस्सा था, और सोचा था कि एक कट लगा दूंगा कलाई पे और थोड़ा सा खून वून बह जाएगा, आसपास फर्श वर्श गीला हो जाएगा, तो घर वालों को वैल्यू समझ में आएगी कि इकलौते बेटे की वैल्यू क्या होती है। ये तमाम चीजें होती हैं। और जब कट लगा रहा था तो सारी दारू उतर गई थी उस टाइम। कुछ मैंने 1 बॉटल शराब पी रखी थी, पूरी दारू उतर गई थी और मैं लगा नहीं पाया उसको। लेकिन पता नहीं कहाँ से उस टाइम रूम में पिताजी आ गए और उन्होंने जैसे देखा कि हाथ की हालत है, थोड़ा बहुत खून निकला था, उसमें से तुरंत हॉस्पिटल लेके गए मुझे। और जो इज्म होता है ना दोस्तों हमारा इनसाइड मी, जो शराबीपन या अल्कोहलिज्म का जो ISM बोला जाता है, तो वो मेरे अंदर इस कदर उस टाइम काम कर रहा था। वो मेरे ड्रेसिंग कर रहा था कंपाउंडर वहां पे हॉस्पिटल में, और मैं उसको बोल रहा था, बोले हाँ ठीक है ना, इस पे पट्टी बांध दे, दूसरा हाथ तो है मेरे सामने। पिताजी सामने देखें, आंखों में आंसू लिए और घर आके फाइनली रो दिए यार। उन्हें लगा उन्होंने सारी गलतियां अपने सर पे ले ली यार, मेरे से क्या गलती हुई कि मेरा अखलौता बेटा ऐसी हरकतें कर रहा है। ये सारी चीजें सब होने लगी यार, और मैं सीढ़ियों पे बैठा बैठा उनको देख रहा हूँ, हंस रहा हूँ। समझ में आ गया ना तुम लोगों को अकेले लड़के की कितनी इज्जत करते हो, तुमको समझ में नहीं आता। इस टाइप की बकवास में वहां पे किए जाता। समय गुजरा दोस्तों, और कुछ दिनों तक तो बड़ा अय्याशी वाला माहौल था मेरे लिए, क्योंकि मेरी सारी मांगे पूरी की जाने लगी थी। जायज तो थी ही नहीं, सारी नाजायज मांगे ही थी। पैसे मांगना, गाड़ी में डीजल डलवाने के नाम पर पैसे मांगना, गाड़ी में काम कराने के नाम पर पैसे मांगना, घूमने चले जाना, ये करना वो करना। 3-4 महीने तक हुआ। वो सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद अगले दिन मेरे जीजा और मेरी सिस्टर वापस इंदौर आ गए, और जीजा मेरे को बोला, बोले तू सबको भूल जा भाई, तेरे को जितना पैसा चाहिए तो मेरे को फोन लगा, तो किसी से कोई बात नहीं कर। तो वो तो मेरे हाथ में तो ऐसा लगा कि वो ATM कार्ड लग गया मेरे को हाथ में, तो सीधा जिसमें अनलिमिटेड मनी। और 4-5 महीने तो मदद करते रहे, घर वाले भी करते रहे, लेकिन उन लोगों को भी फाइनली समझ में आ गया कि इसको सुधरना नहीं, क्योंकि उसके बाद मेरे पीने के पैटर्न और तरीके और ज्यादा बिगड़ चुके थे। लड़ाई झगड़े होने लगे थे, मारपीट होने लगी थी, पुलिस केस हुए मेरे ऊपर, एक्सीडेंट हुआ था वो केस चल रहा था, सारी चीजें चल रही थी। और डिप्रेशन मेरा बढ़ता जा रहा था उस दिन, क्योंकि मुझे हर जगह से ताने मिलते थे कि यार कुछ कमाता नहीं है, ये नहीं करता। और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं जाऊं तो जाऊं किसके पास, मैं कौन से दोस्त से बात करूं जो मेरा दुख समझे, मेरा दर्द समझे। वो दर्द मेरे अंदर ये था दोस्तों कि मैं रोज सुबह उठ के एक बहुत ही डीप गिल्ट में चला जाता था। बहुत ज्यादा आत्मग्लानि मुझे होती थी, और मैं बाथरूम में बैठा बैठा सोच रहा हूँ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये रात को इतनी क्यों पी ली थी, साला कुछ याद ही नहीं। उठ के बिस्तर से चौंक के उठना और सुबह उठ के सीधे बालकनी में जाके नीचे देखना कार खड़ी है कि नहीं खड़ी, खड़ी है तो ठीक ठाक तो खड़ी है, कहीं ठोक पीट तो नहीं मचा दी। ये सारी चीजें मेरे साथ होने लगी थी दोस्तों। और वो गिल्ट के चलते धीरे 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 धीरे, और घर में बाद में जब वापस चिकपिक चालू हुई, पैसे को लेके, सारी चीजों को लेके रोक टोक चालू हुई, बंदिशें चालू हुई, और आए दिन झगड़े होने लगे। दिन में 4-4 बार माँ से बहस होना, लड़ाई झगड़े होना, कई बार गालियां भी बकती मैंने घर में। और वो भी बेचारे उस टाइम क्या करते क्या नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में प्लान कर लिया था कि यार अब आर्या पार की लड़ाई। आर्या पार की लड़ाई शराब छोड़ने के लिए नहीं थी दोस्तों, शराब से दूर होने के लिए नहीं थी, क्योंकि शराब का कोई कसूर नहीं था इसमें। ये आर्या पार की लड़ाई थी घर वालों को सबक सिखाने के लिए, कि उन्होंने जो जीते जी मेरा जीवन नरक बना रखा है, इकलौते लड़के का अपना जीवन जो नरक बना रखा है, उस नरक का उनको एहसास दिलाने के लिए। और मैंने 3-4 दिन पहले एक पेस्टिसाइड की बोतल घर में पड़ी थी, उसका ढक्कन जो है ना वो बिना टूल्स के खुलता नहीं है, पाना वाना लगा के खोलना पड़ता है उसको। 200 ml की बोतल थी, और मैं उसको पहले ही खोल के ढीला करके रख चुका था। मैंने ये ज्यादा करेंगे ना तो अपन इनके सामने बोतल पी जाएंगे और खत्म। और लिटरली मेरी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। मैं त्रस्त हो चुका था खुद की बिहेवियर से, खुद की हरकतों से भी, और घर वालों की हरकतों से भी। हालांकि घर वालों की हरकतों से ज्यादा त्रस्त था, क्योंकि खुद की हरकतों को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जस्टिफाई कर लेता था।
बेटी नहीं है, नौकरी नहीं है, अकेले बेटे से इस तरह का व्यवहार करते हैं तो और होगा तो नहीं तो क्या होगा। और 18 दिसंबर 2000 सॉरी 26 दिसंबर 2018 वो सुसाइड अटेम्प्ट मैंने किया दोस्तों। और उसके बाद करीब 1.5 महीने बाद मेरी आंख खुली एक प्राइवेट रूम में हॉस्पिटल के। और थोड़ा बहुत चीजें याद थी। और जब मैं घर आया तो काफी कुछ चीजें याद आने लगी मुझे। उस टाइम मुझे ऐसा लगा, मैंने घर वालों से पूछा ये रिलेटिव वगैरह आए थे क्या, कोई कोई मेरे को ऐसे दिख रहे थे चेहरे। तो फिर काफी कुछ चीजें बताई गई, मेरे फादर ने मुझे बताया। उन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया बाद में, लेकिन जीजा के थ्रू मुझे पता चला कि यार 8 दिन वेंटिलेटर पर रखा गया था मुझे और 1.5 महीना करीब मैं आईसीयू में था। और उसके बाद मुझे शिफ्ट किया गया था। और इस दौरान सारे रिश्तेदार मेरे अंतिम दर्शन के हिसाब से आ चुके थे वहां पे। घर वालों ने उम्मीदें छोड़ दी थी कि शायद, डॉक्टरों ने उम्मीदें छोड़ दी थी। डॉक्टर के स्टेटमेंट थे जिनको मैं बाद में दिखाने गया कि बोले यार तू बच कैसे गया, आज भी मुझे डाउट होता है। जिस हालत में तू आया था उम्मीद नहीं थी कि जिंदा बचेगा, और बचने के बाद भी इस हालत में है कि खुद चल फिर रहा है। क्योंकि मुझे तो ये डॉक्टर के वर्ड्स थे, मुझे लगा था कि यार तो निकल जाएगा। बोले बट ये मिला है तेरे को जीवन, इसको संभाल के रखिए। उस टाइम उन्होंने मुझे बोला था। वो पुलिस वाले भाई साहब जो बयान देने आए थे मेरा, क्योंकि ऑफेंस क्रिमिनल ऑफेंस है सुसाइड अटेम्प्ट, और उम्र दराज व्यक्ति थे वो। और उन्होंने बयान लिया मेरा। और जाते जाते मुझे बोल गए इस चीज की, बोले यार बेटा ये तुम्हारे परिवार की प्रार्थनाएं हैं जिसकी वजह से आज तुम जिंदा हो। और बिना पिए शराबी का जो व्यवहार होता है वो मेरा व्यवहार था। नोट दिया था पिताजी ने, अगर कुछ लगे तो उनको दे देना। और मैंने वो नोट निकाला, उनको दे दिया, ये आपका मेहनताना, और अब जाइए यहाँ से। इतना निर्लज, इतना नालायक, नाकारा आदमी जिसने मरने की खुद तैयारी खुद ही कर रही थी, वो बचा था। ज्यादा दिन नहीं बचा था दोस्तों। 4 महीने बाद वापस शराब हाथ में आई। आवाज उस टाइम तक थोड़ी बैठी हुई थी क्योंकि गले में छेद करके फूड पाइप डाला हुआ था, वो ठीक ठाक हुआ। उसके बाद आवाज खुली और वापस पहुंच गया। दोस्त का फोन आया, बोले मिलने आजा, शराब मत पीना। और मैं अब मैं पहुंच गया। पहुंचने के बाद आधा घंटा पर रुका, लेकिन उसके बाद जब उठा वहां से तो 12-13 पैक पी के मैं वहां से उठा था। शराब वापस चालू हो गई थी। और इस दौरान जो अति होती है जीवन में, जो एक पागलपन की जो अति होती है, वो सारी चीजें मैंने करना चालू कर दी। मैंने अथाह शराब के नशे में पुलिस कंट्रोल वैन जो रहती है, पीसीआर वैन जिसको हम बोलते हैं, वो मैंने रोक ली थी। ओवरटेक करके अपनी गाड़ी उसके सामने लगा दी थी। और वहां पे चीजें क्या हुई मुझे याद नहीं। मेरी गाड़ी जब्त हो गई। अगले दिन जब मैं कोर्ट गया तो वहां के जो मुंशी होते हैं थाने के, उनसे मेरे एक वकील मित्र ने पूछा, बोले यार वो गाड़ी जब्त हुई। बोले अच्छा वो है क्या, कहाँ है, चेहरा तो दिखाओ उनका। ये उसके वर्ड्स थे। उसने मुझे वीडियो दिखाया और मैं एक बड़े ऊंचे ओहदे वाले जिनके कंधे पे 2 स्टार होते हैं, उनका कॉलर पकड़ के खड़ा था, माँ बहन की गालियां दे रहा था उनको, और वो कुछ नहीं कर रहे थे। वो बस एक उनकी डायरी में लिखा था और वो धाराओं पे धाराएं मुझे लगती जा रही थी। मुझे जब जज के सामने पेश किया गया और वो लेडी जज ने जस्ट वो वीडियो देखा, मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा और सिर्फ एक लाइन कही, 19,000 आधे घंटे में या 6 महीने की जेल। और किसी तरह से घर वालों को झूठ बोल के सारी चीजें करके, उनको पता था क्या झूठ बोलता, उनको सब सारी चीजें पता थी। वो पैसा जमा किया और जेल जाने से बच गया। लॉकडाउन चालू हुआ दोस्तों, पहला लॉकडाउन। और सुबह निकला था तो दुकानें खुली हुई थी, दोपहर में गया तो सारी दुकानें बंद थी। डर लगा क्या करूंगा, कैसे नहीं करूंगा। लेकिन जब अगले दिन सो के उठा तो बड़ा खुश था, क्योंकि उस दिन कोई गिल्ट वाले ख्याल नहीं थे। उस दिन कोई गिल्ट नहीं हो रहा था। मुझे लगा यार यही मौका है जिसकी वजह से मुझे एक ब्रेक जो चाहिए था, वो ब्रेक मुझे मिल जाएगा। शराब किसी तरह से मेरी कंट्रोल हो जाएगी और मैं वापस से सोशल ड्रिंकर बन जाऊंगा। फिर से वही, मैं नौकरी करूंगा अच्छी खासी, ज्यादा पैसे नहीं चाहिए मुझे, वही, क्योंकि मेरा दिन का खर्चा 1,000 रुपए का है। तो मैं उसके हिसाब से ही मुझे चाहिए 30-35 हजार की नौकरी मिल जाए, काफी है मेरी। और मैं घर से अलग हो जाऊंगा, एक अपना छोटा सा कमरा लेके रहूंगा, एक आध गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बना लूंगा और उसके साथ अपना मस्त टाइम पास चलता रहेगा। ये मेरी प्लानिंग चल रही है लॉकडाउन में। सुबह एक्सरसाइज करना, सारी चीजें करना, दिन में मेरे पास जिम इक्विपमेंट्स पड़े हैं, दिन के 6-6 सेट मारना जिम के। ये पागलपन वहां भी मेरा बचा नहीं था, वो भी चलता जा रहा था। और जब लॉकडाउन खुला उसके बाद भी 8 दिन तक रुका रहा घर में और बड़ा खुशी खुशी बाहर निकला था कि यार अब कंट्रोल में है।
पहले दिन दोस्तों एक 90 लिया, उसके बाद एक 90 और लिया, अगले दिन एक क्वार्टर लिया क्योंकि 2 90 लेने में 20 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे थे। तीसरे दिन एक क्वार्टर एक 90 लिया। चौथे दिन लगा कि यार एक हाफ ही ले लेता हूँ, चौथे दिन एक हाफ लिया। पांचवें दिन एक हाफ एक क्वार्टर लिया और छठे दिन सीधा मैंने एक बॉटल खरीदी। मात्र 6 दिन लगे मुझे अपनी पुरानी क्वांटिटी को टच करने में, और उसके बाद जो हुआ वो तो मुझे याद भी नहीं है। कितनी शराब मैं पीता था, क्या करता था, क्या नहीं करता था, कुछ समझ में नहीं आता था। हालत ये हो चुकी थी कि रिश्तेदारों ने, यहाँ तक कि घर वालों ने कहीं ना कहीं ये मान लिया था कि यार ये इसी तरह जाएगा, इसका कोई चांस नहीं है। इस दौरान मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। उसके बाद मेरा साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी चल रहा था और साइकेट्रिक दवाइयों के साथ साथ मेरी शराब भी चल रही थी। वो डॉक्टर बेचारा हर जगह, उन्होंने भरपूर मदद करने की कोशिश की डॉक्टरों ने मेरी, लेकिन मेरे जैसा शराबी कहाँ मानने वाला था, कहाँ सुनने वाला था डॉक्टरों की। उन्होंने मुझे तमाम तरह की गोलियां दी कि मेरा शराब पीना रुक जाए, समझाया। वो पहली बार इंदौर के उन नामी साइकेट्रिक ने मुझे बोला कि मीटिंग्स होती है, तू वहां जा। मैंने कहा नहीं जाऊंगा, दवाई हो तो बता दो, वैसे नहीं करूंगा। उन्होंने मेरे दवाइयों के डोज बना दिए। मैं आधे दवाइयों के नींद के बिल्कुल जोर में जाके शराब पी के आता था यार। ये हालत पे पहुंच चुका था, पूरा पागलपन जिसे बोलते हैं। और इस दौरान कुछ ऐसी हरकतें की मैंने जहां पर, जिसकी वजह से मुझे ऑलमोस्ट 12-13 घंटे जेल में निकालने पड़े यार। और वो जेल में लॉकअप में भी उस टाइम मैं अंदर से देख रहा था मेरे पिताजी जो एक अच्छे ऑफिसर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के, और वो आके वहां पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं और तमाम उनके हाथ जोड़ रहे हैं जिन्होंने मेरे ऊपर, मेरे को अंदर डलवाया था, उनके हाथ जोड़ रहे हैं। वो बोले नहीं अंकल आप ऐसा मत करिए, तो बच्चे की गलती है, आप मत बोलिए, हम कर देते हैं सारी चीज। उनकी जबान पे मेरे को वहां पे छोड़ दिया गया है। और उन्होंने बोला मेरे पीछे पीछे तू गाड़ी लेके सीधे घर आ, और मैंने बीच में कल्टी मार दी यार। उनका फोन आया तो बोलता, मैंने कहा मेरा दिमाग बहुत खराब है, थोड़ा ठंडा करके आऊंगा। और मैं गया, एक फ्रेंड को फोन लगा, मैंने कहा भाई 500 रुपए। वो नीचे आया, 500 रुपए दिए, जाके वापस दारू पी लिया। ये हालत थी मेरी सारी। उसके बाद 2020 में जब सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी तो मुझे एक ट्रीटमेंट सेंटर में एडमिट करा दिया गया। वहां जाके बहुत खुश था मैं, क्योंकि माँ की किटकिट से दूरी चाहिए थी। घर वालों से बहुत ज्यादा नफरत करता था, चेहरा देखना पसंद नहीं था मेरे को उनका, और उनसे दूरी चाहिए थी। मैंने कहा यार ये ब्रेक मिल गया मुझे। अब इस बार जो गलती मैंने लॉकडाउन में की थी वो गलती यहाँ नहीं करूंगा। बस यहाँ पे है ना, मैं थोड़ा सा अपने ऊपर काम करूंगा, किस तरह से कंट्रोल करना है वो चीजें ये बताएंगे मुझे, रिहैब वाले तो बताएंगे। चीजें निकली यार। संदीप भाई मेरा जब समय हो जाए तो प्लीज मुझे 5 मिनट पहले बता दीजिएगा, थैंक यू। सो ये चीजें गुजरी यार और समझ में आया। और उसके बाद वहां पे पहली बार मैंने नाम सुना अल्कोहलिक्स एनोनिमस। मुझे बोलना नहीं आता था यार, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था ऐसा मुझे लगता था, और मैंने कभी नाम ही नहीं सुना था उस चीज का। मैंने कहा पता नहीं कहाँ का लिया है प्रोग्राम। वहां पे सेंट फ्रांसिस की प्रेयर लगी हुई थी दीवार पे, और वो सेंट फ्रांसिस की जो हमारी 11 स्टेप की प्रेयर है जहाँ पे तो मुझे एक शांति का साधन बना, और ये सारी तमाम चीजें लिखी हुई है। और उसके नीचे की लाइन में लिखा हुआ है एमएन। मैंने कहा भाई बेटा जी ये तो क्रिश्चियन बना देंगे अपने को यार, ये एमएन वेमन कर रहे हैं यहाँ पे और ये अपने को क्रिश्चियन बना देंगे। मतलब वो शराबीपन भरपूर चरम पे काम कर रहा था। मैंने 1.5 महीने तक अपने आप को ना तो अल्कोहलिक माना था, ना ही मैं अल्कोहलिक बोलता था। मेरे साथ वाले जो मेंबर्स थे और उनसे मैं पूछता था यार तुम कौन सी शराब पीते थे। अगर वो देसी बोलते थे तो मैं खुला बोलता था, मेरे रूम के सामने दिखना मत, मैं स्कॉच पीने वाला आदमी हूँ। अभी मैं आज की ही बात है, मैं अभी एक्चुअली ऑफिस से लौट रहा था और मेरे वही उसी सेंटर के जो सेंटर मैनेजर थे उनका फोन आया मेरे पास और बातचीत हुई और बोले बेटा तेरे को एक आदमी का नाम लिया, बोले वो याद है। मैंने कहा हाँ याद है, और मैंने कहा ठीक नहीं चल रहा है वो। बोले बेटा उसकी कल डेथ हो गई। ये बंदा मेरे साथ में था और ये ग्रुप पे मैसेज चला हुआ था। दिन भर में बिजी था, मैं मैसेज देख नहीं पाया कि वो मीटिंग भी आया है कई बार और वो आज हमारे बीच में नहीं है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को ताकत भी दे यार कि इन सारी चीजों से निकल पाए। और सडनली मेरे दिमाग में ये टॉपिक घूमने लगा। मैंने कहा यार ये ग्रेस ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस है मेरी लाइफ की। तुरंत वो बात याद आई कि क्यों बोला जाता है कि मेरे जैसा शराबी एक ब्लेस्ड शराबी होता है। हम चुनिंदा, मेरे जैसा शराबी एक चुनिंदा बंदा होता है ईश्वर का, जिसको इन कमरों में जगह मिलती है, जिसको इन कमरों में कुर्सियां मिलती हैं, जो इन कुर्सियों की वैल्यू कर पाता है, जिसको वो सद्बुद्धि ईश्वर देता है यार।
और वो अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद से वो सद्बुद्धि उसको मिलती है ताकि वो अपने ईश्वर को समझ पाए, अपनी समझ के ईश्वर को पहचान पाए और उससे अपना सतत संपर्क बनाए रखे, ताकि इन कुर्सियों में, इन कमरों में बना रहे। तो ये चीजें चली वहां पे। और उसके बाद जब प्रोग्राम के बारे में मुझे पता चला और जब ये सेशंस होने लगे, तब जाके मैंने अपने आप को अल्कोहलिक माना वहां पे अपनी। और वो माना उस दिन था, तब मेरे मुंह से सीधा अपने लिए शब्द निकला, एक अच्छी सी गाली, हिंदी गाली जो होती है हमारी, उसके साथ अपने आप को मैंने बेवड़ा बोला था। मैंने कहा मैं ना अल्कोहलिक न कुछ हूँ, मेरी ये औकात है। वहां से चीजें थोड़ा सा बदलाव चालू हुआ। ये अल्कोहलिक एनोनिमस का चमत्कार था, ये वो आत्म शांति प्रार्थना थी जिसे करवाया जाता था वहां पे। वो जगह थी जहां से मेरा दूसरा जन्म हुआ। वहां से मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का वो मैसेज मिला। और उसके बाद जब कदमों पे काम वहां पे करवाते थे और मुझे कुछ बताया गया कि यार ये पावरलेसनेस वाला स्टेप है, स्टेप 1 के बारे में बताया गया कि वो मेरे को लगा कि नहीं यार, ये शक्तिहीनता तो मेरे अंदर थी। और मैंने बड़ा ईमानदारी से उस कदम को लिखा था वहां पे यार। और जब मैं लिख के मेरे काउंसलर को, उन्होंने वो कदम सुनाया मैंने, और उसके बाद वो भी ठीक थे, बोले ठीक है यार, अच्छा है तूने मान लिया पावरलेस है। और मेरे सडनली बड़ा क्यूरियसली से मैंने कहा सर मान लिया पावरलेस हूँ, मान लिया अनमैनेजेबिलिटी है मेरी लाइफ में। अनमैनेजेबिलिटी इमोशनल भी है, फिजिकल भी है, हर तरह की अनमैनेजेबिलिटी है। मैंने कहा अब आगे क्या? उन्होंने दूसरे कदम की तरफ इशारा कर दिया और मैं रुक गया वहीं पे, क्योंकि उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि मुझसे भी बड़ी कोई उच्च शक्ति मेरे मानसिक स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करेगी। मैंने कहा मैं पागल नहीं हूँ, मेरा मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, मेरा साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चला है। माना कि जो अल्कोहलिक एनोनिमस बोल रहा था कि पागलपन, जेल या मौत, इन तीनों को मैं लगभग टच करके आया था। जेल में मैं रह के आया था, पागलपन मेरा चरम था, चरम पे था, मेरा साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा था, और मौत को लगभग छू के मैं वापस आया था। पर मैंने कहा यार अब पागल नहीं हूं मैं, मान लिया मैंने। रखा मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है किसी प्रोग्राम की, आप रखो अपना प्रोग्राम आपके पास। माफी चाहूंगा दोस्तों शब्दों के लिए, लेकिन ये था मेरे अंदर सोच यार। मैंने कहा आप रखो अपना प्रोग्राम आपके पास, मैंने मान लिया कि अब मेरे को शराब नहीं पीना और अब मैं नहीं पीऊंगा, ये काफी है मेरे। तो उससे बड़ा लंबा समय लगा उस चीज से मुझे बाहर निकलना, लगभग 16 महीने। वो ड्राइडन पीरियड था मेरा पूरा। और उसी सेंटर में मुझे जॉब के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने मुझे जॉब दे दी। और साथ में प्रोफेशन मेरा चेंज हुआ, तो उसके लिए जो भी पढ़ाई वगैरह की आवश्यकता होती है उनसे वो मैंने करना चालू किया। और पढ़ाई के साथ साथ मैं गर्लफ्रेंड भी बना रहा था, मैं ऑनलाइन गैम्बलिंग भी कर रहा था, मैं भरपूर गाली गलौज कर रहा था, और मैं भरपूर मारपीट कर रहा था। हाँ, माँ बाप के लिए मेरी नजरों में तब भी कोई इज्जत नहीं थी, ना ही कोई ग्रेटिट्यूड था, ना ही कोई ऐसी भावना थी। और मैं चाहता भी नहीं था घर जाना, मुझे जबरदस्ती हफ्ते में एक बार घर भेजा जाता था। और मैं कोई घर वालों से बहाना बना के 2 घंटे में भाग आता था और सेंटर में आके बोलता था कि वो तो उनको कहीं इधर जाना था, उधर जाना था, या कुछ काम था, इसलिए मैं वापस आ गया। मुझे मीटिंग जाने के लिए बोला जाता था, लेकिन मुझे उस प्रोग्राम में कोई इंटरेस्ट नहीं था यार, अल्कोहलिक एनोनिमस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे जबरदस्ती मीटिंग भेजा जाता था, जाओ मीटिंग, जाओ मीटिंग, जाओ। और मैं बस टहलने घूमने के हिसाब से जाता था, टाइम पास करने आ जाता था, मेरे फेलो मेंबर्स को जज करने जाता था कि कौन किस तरह से बैठा हुआ है, किसकी चाल कैसी दिख रही है, किसकी थॉट प्रोसेस क्या चल रही है, किसकी नजरें कहाँ पे हैं, कौन क्या शेयर कर रहा है, रिकवरी जज करना लोगों की। ये सारी चीजें मेरी 16 महीनों तक चलती रही। 16 महीने की रात को कुछ ऐसी घटना घटी 31 दिसंबर 2021 को। और एक नए सदस्य को जो आया था उस ट्रीटमेंट सेंटर में, मैं रात को 11:30 बजे सेरेनिटी प्रेयर का मतलब समझा रहा था। और यहाँ से वो बदलाव की शुरुआत मेरे जीवन में हुई दोस्तों। मतलब मैं उसको समझा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी, तड़प, ऐसा लग रहा था कोई कांटे चुभो रहा है मेरे अंदर। बेचैनी हो रही थी, बहुत ज्यादा रो रहा था, खुद को काटने पीटने मारने का मन कर रहा था उसको मतलब समझाते समझाते। रात बड़ी तकलीफ में गुजरी थी यार। वो रात याद है मुझे, मैं करवटें बदलता रहा और मेरा अलार्म लगा हुआ था, 5:30 बजे अलार्म बजा और मैं जस्ट उठा, जगा हुआ ही था। और लेकिन जैसे ही उठा, पता नहीं कहाँ से दिमाग में बात आई कि बहुत पहले बताया गया था कि सुबह जैसे ही उठो प्रेयर करो और उसके बाद
लिटरेचर पढ़ो। तो प्रेयर तो मैं कर ही रहा था क्योंकि रिलैक्स के सपने आते थे, उससे प्रेयर्स ने मुझे बचा लिया था। लेकिन जैसे वो ध्यान आया कि लिटरेचर पढ़ो, लिटरेचर पास में तो रखा नहीं था मेरे दैनिक चिंतन, और मोबाइल पे देखा, ग्रुप में था ऐड, वहां पे डेली रिफ्लेक्शन था 1 जनवरी 2022 का, मैं एक चमत्कार। उसमें एक लाइन लिखी हुई थी यार कि हम उस शक्ति के पास तो थे, हम उस शक्ति को पहचानते तो थे, लेकिन कभी भी हम उसका अर्थपूर्ण इस्तेमाल नहीं कर पाते। और यहाँ से न जाने पता नहीं क्या वो 17वें महीने का द्वंद चालू हुआ, लगा कि प्रोग्राम लूं कि नहीं लूं, और स्पॉन्सर की जरूरत है कि नहीं है, लिटरेचर पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, मीटिंग जाऊं कि नहीं जाऊं। और पता नहीं क्या हुआ, अंदर से खुद को ड्रैग करना चालू किया और जबरदस्ती खुद को मीटिंग लेके जाता था दोस्त। और वहां से शायद वो 17वां महीने तक का ड्रैगन मेरा कन्वर्ट हुआ रिकवरी में। ये मेरा ड्रैगन पीरियड था जहाँ पे मैं कोई अपने ऊपर काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बाद का जो पीरियड हुआ जहाँ पे मुझे रेगुलर मीटिंग जाने का अंदर से इच्छा चालू हुई, और मैं इस कदर जुनूनी हो गया था मीटिंग के लिए कि शाम को 6 बजे और मैंने सारा काम साइड में रखा। किसी ने कोई काम भी बताया तो बोल दिया भाई नहीं करूंगा, मेरा मीटिंग का टाइम हो गया। लड़ लड़ के मैं मीटिंग जाता था, और वहां पे कृपा हुई मेंबर्स की, ईश्वर की बोलूंगा या फेलोशिप की बोलूंगा या अल्कोहलिक एनोनिमस की बोलूंगा, और मुझे मीटिंग रूम की चाबी मिल गई है, फिजिकल मीटिंग रूम की। और एक अंदर से पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैं तुरंत पहुंच जाता था, पूरी चेयर सब जगह सेट करके रखना, सारा लिटरेचर व्यवस्थित रखना, टेबल कुर्सी जमा के रखना, आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुंचना, और बड़ा मजा आने लगा चीजों में। और जीवन जीने में एक वो जो खुशी और एक जो संतुष्टि मैं मिस कर रहा था इन 17 महीनों में, वो कहीं ना कहीं नजर आने लगी दोस्तों। घबराया हुआ था क्योंकि डरा हुआ भी था कि फेलोशिप का जिस तरह से मैंने मजाक उड़ाया कहीं कोई कुछ बोल ना दे, लेकिन पहचानता नहीं था मैं यार फेलोशिप को। ये अल्कोहलिक एनोनिमस की फेलोशिप है, यहाँ पे आने की सिर्फ एक इच्छा है, शराब ना पीने की इच्छा। इसके अलावा यहाँ पे मेंबर्स कोई भी चीज ना तो याद रखते हैं, ना किसी बारे में कुछ करते हैं यार। वो उतना ही प्यार मुझे देते हैं, भले ही मैं गलतियां करके जाऊं तो भी मुझे गले से लगाते हैं यार। और वो उनका गले से लगाने का तरीका वापस से उस विश्वास को मेरे अंदर स्थापित करने वाला तरीका था यार। वो जैसा मुझे बोलते गए, मेरे ओल्ड टाइमर्स ने बोला एक वर्कशॉप है वहां चलना है, मैंने कहा घर से परमिशन, बोले वो हम ले लेंगे, उसकी चिंता मत करो। आगे बढ़ते चला, जैसा बोलते गए वैसा करता गया दोस्तों। वहीं जाके मुझे सर्विस में आने का मौका मिला। एक ऑनलाइन इंटरग्रुप लॉन्च हुआ था हम लोगों का, और वहां पे उसकी ऑनलाइन मीटिंग भी लॉन्च हुई थी, उसमें मॉडरेट करने का मौका मिला, और उसके बाद इंटरग्रुप में सेवाएं देने का मुझे मौका दिया गया। तो जिंदगी चलती रही, लेकिन साथ साथ मुझे ये भी समझ में आया कि स्पॉन्सर लेके जब मैंने कदमों पे काम करना चालू किया, आज भी कर रहा हूँ, डिले हुआ है चीजों की मैं मेरी तरफ से भी, और जस्टिफाई नहीं करूंगा किसी चीज को, लेकिन यार जो समझ में आई चीज है मुझे, कि जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था ना कि मैं अपने जीवन को एक वीडियो गेम की लाइफलाइन की तरह मानता हूँ, तो ये वो तीसरी लाइफ थी जिसको अल्कोहलिक एनोनिमस ने बचाया। अल्कोहलिक एनोनिमस में रेगुलर मीटिंग्स में आने के दौरान भी मेरा ईश्वर के ऊपर का भरोसा, मेरी हायर पावर का भरोसा, वो आता जाता था यार, वो रुकता नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि हायर पावर से अगर मुझे मिलना है ना तो मुझे इन कमरों में जाना पड़ेगा, क्योंकि इन कमरों में बिना मांगे मेरे सवालों के जवाब मिल जाते थे यार। मैं शेयर ना भी करूं तो भी सारी शेयरिंग्स मेरे लिए होती थी, और अगर मैं शेयर कर दूं तो 100% सारे जवाब मेरे लिए ही आते थे। मैं किसी भी ओल्ड टाइमर से बात करूं, किसी भी फेलो मेंबर से बात करूं, वो मुझे मेरे समस्याओं का समाधान दे देते थे यार। वो भरोसा जागा मेरा फेलोशिप के लिए। जैसा उन्होंने बोला कुणाल ऐसा नहीं करना है, मान लिया है। मतलब उस समय का कुणाल जो फेलोशिप में जाता था, अगर वो देख लिया जाए तो मीटिंग रूम में तो इतना विनम्र, इतना कृतज्ञ, आज्ञाकारी बच्चे जैसा बैठता था, लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म होने के बाद बाहर आता था, उसके बाद वही एरोगेंसी, गाली गलौज, कोई बदलाव ज्यादा नहीं आया था। मुझे लग रहा था बहुत बदल गया, मुझे ऐसा लग रहा था मीटिंग में जा रहा हूं तो बदलाव आ गया मेरे अंदर। तब तक मुझे स्पॉन्सर नहीं मिले थे दोस्तों, और लेकिन जब उनके साथ मिले धीरे धीरे सर्विस ने मेरे अंदर बहुत ज्यादा बदलाव लेके आया। सर्विस ने मेन जो वो पॉलिशिंग वाला काम किया ना, कि यार सोब्राइटी तो मिल गई, शराब से दूरी तो हो गई, एक अंदर से इच्छा जागी कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, लेकिन उसके ऊपर जो वो शाइन लाने का काम किया वो सर्विस ने किया। मेरे अंदर का जो बॉसिज्म मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ था, 17 साल का मेरा कुछ कॉर्पोरेट करियर रहा है और टॉप लेवल पे काम किया है मैंने, तो वो जो अंदर भरा हुआ था ना कि अपने हिसाब से चीजें चलाना है, वो धीरे धीरे सर्विस की वजह से गया, लैंग्वेज चेंज होने लगी है।
कर लेने की बजाय मेरा ऐसा सुझाव है कि आप ऐसा करेंगे या हम सभी ऐसा करेंगे तो ये हमें ये मदद करेगा। ये लैंग्वेज बदलाव आने लगा यार। ये शुरुआत में दिखावे के लिए करता था, लेकिन वो बोलते हैं हमारे यहाँ पे फेक इट टिल यू मेक इट। अनजाने में फेक इट टिल मेक इट करने लगा और वो पता नहीं कब कैसे बदलाव हो गया, मुझे समझ में नहीं आया। स्पॉन्सर के साथ जब काम चालू हुआ, सारी चीजें हुई, मीटिंग्स में रेगुलर हुआ, तो बहुत सारी लर्निंग्स मिली यार। मैं ये मानता हूं कि मेरे अंदर का जो एक्चुअल बदलाव आया, मेरे अंदर जो एक्चुअल प्रोग्राम आया जिसका मैंने प्रैक्टिस किया, वो पिछले 2 सालों में ही हुआ है, उससे पहले नहीं था। 2024 और 2025 ये 2 साल ऐसे थे जिसने मुझे हर वो चीज सिखाई और मदद मेरे ऊपर किस तरह काम करती है ये समझ में आया। यहाँ पे फेलोशिप पे जो मेरा पहला भरोसा था वो धीरे धीरे हायर पावर की तरफ आगे बढ़ने लगा और तब जाके मुझे समझ में आया कि यार ये जिस हायर पावर से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, उसे मिलाने वाला तो अल्कोहलिक एनोनिमस था यार। मैं शुरुआत में जो ये बोला था ना कि ईश्वर की कृपा, इस कृपा को याद दिलाने वाला तो अल्कोहलिक एनोनिमस है मुझे यार, कि भाई ये कृपा तो तेरे ऊपर तेरी पैदाइश से थी, तू ही भाग रहा था इस कृपा से। तू बस पाना चाहता था, तू कुछ करना नहीं चाहता था। लेकिन जो कृपा का हम पूरा बोलते हैं कर और पा, तो जब वो अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे एक्शन करना सिखाया, मुझे करना सिखाया, एक्शन इज द मैजिक वर्ड बोलना चालू किया, अपने ऊपर काम करना सिखाया, तब जाके मैंने मेरी हायर पावर को पाया। तब जाके मेरा वो कॉन्शियस कांटेक्ट विद द हायर पावर वो और मजबूत होता हुआ, और बाय ग्रेस ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस वो और मजबूत होता जाता है। और अगर ये मजबूती मुझे नहीं मिलती मेरे कॉन्शियस, मेरी हायर पावर के साथ, तो शायद ये मेरा तीसरा लाइफ लाइन भी जा चुका होता है। तो ये जो तीसरा शराब मुक्त जीवन मिला, ये तो ठीक है, शराब तो एक सिम्टम थी। ये मेरे अंदर के जो चारित्रिक दोष थे, जो अंदर कूट कूट की चीजें भरी हुई थी, उससे बाहर निकालने का मौका मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस ने दिया है। है ना, वो 4 पिलर जो हमारे बोले जाते हैं ना, एब्सोल्यूट पिलर अल्कोहलिक एनोनिमस के, एब्सोल्यूट प्यूरिटी, एब्सोल्यूट लव, एब्सोल्यूट अनसेल्फिशनेस एंड एब्सोल्यूट ऑनेस्टी। ये थी लेकिन दिखावा करने के लिए थी। उसको एब्सोल्यूट कैसे बनवाना है, बनाना है, संपूर्ण कैसे बनाना है, ये अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे सिखाया है। 2023 में दोस्तों कुछ ऐसे, 24 में कुछ ऐसे पल आए। मैं हरिद्वार कन्वेंशन में अपनी फेलोशिप के साथ पूरा वहां पे कन्वेंशन वगैरह करके उसके बाद प्लान बना था हम लोगों का कि अब जिम कॉर्बेट जाएंगे, उधर तो ऋषिकेश जाएंगे, घूम फिर रहे हैं जिम कॉर्बेट में। शाम को प्लान बना कि यार स्विमिंग पूल में जाएंगे, सारे फेलो मेंबर्स, मेरे ओल्ड टाइमर्स, मेरी अलानाम की बहनें, माताएं साथ में थी और हम लोग सब मस्ती कर रहे थे। और सडनली मेरे मोबाइल पे एक व्हाट्सएप मैसेज आता है और उस मैसेज पे लिखा था कि अभी की स्थिति के कारण हम आगे आपको जॉब पे नहीं रख पाएंगे, उसके लिए माफी चाहते हैं। जब भी हमारी स्थिति ठीक होगी हम आपको पुनः जॉब पे बुला लेंगे। मैं जब ये मैसेज पढ़ रहा था, मेरे पास में मेरे एक ओल्ड टाइमर, और मैं जिनको पंचिंग बैग बोलता हूँ मेरा, वो खड़े थे और बोले यार ये क्या तरीका है। मैंने पता नहीं मेरे अंदर क्या बदलाव आया था, वो कैसे हुआ मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैंने कहा यार छोड़ो। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, अपने स्पॉन्सर को भेजा, स्पॉन्सर का कॉल आया तुरंत ही, शायद वो देख रहे थे उस टाइम, मोबाइल यूज कर रहे होंगे, उनका कॉल आया। बोले क्या करने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने मुझे ये पूछा। मैंने कहा यार फिलहाल तो स्विमिंग पूल में जा रहा हूँ, डुबकी लगाऊंगा, थोड़ा सा ही जाऊंगा। बोले 2 घंटा रहना, आधा घंटा मत रुकना पूल में, 2 घंटा रहना, आराम से रिलैक्स कर, छुट्टियां एंजॉय कर, पूरा एंजॉय कर। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो लेट मी नो, मैं हेल्प करता हूँ। सो मैंने कहा नहीं वो इतना है, इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो बदलाव आया चीजों को सहजता से लेने का, ये तो मैंने एक छोटा सा एपिसोड बताया दोस्तों 2024 का। इससे पहले ये हुआ था कि मैं कहीं अटक गया था बहुत बुरी तरह से, और मैं ना चाहते हुए भी वो काम मुझे करना पड़ रहा था। मैं बड़ा कंफ्यूज था, करूं तो करूं क्या। पैसा अच्छा था लेकिन वो मेरे एथिक्स के खिलाफ था। ये एथिक्स की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रिंसिपल्स या जो बाउंड्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, ये बाउंड्रीज बनाने का जज्बा मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में दिया है, मेरे ट्रेडिशंस में दिया है, कि किस तरह से ट्रेडिशंस को मैं अपने अंदर उतारूं और अपने जीवन में एक एक दिन के हिसाब से अपनाता रहूं, जैसे मैं कदमों को अपनाता हूं। और वहां पे मुझे समझ में आया, जो एक लाइन कई बार मैंने ऑनलाइन मीटिंग में सुनी थी लेकिन अपने ऊपर कभी अप्लाई नहीं की थी। कई ओल्ड टाइमर्स के मुंह से मैंने सुना था, कोई भी प्रॉब्लम का समाधान आपको 72 घंटे के अंदर मिल जाता है, आपको बस करना यह है कि साफ मन से प्रार्थना करनी है।
और 72 घंटे इंतजार करना है और आपको सोल्यूशन मिलेगा। और हुआ मेरे साथ दोस्तों। उस प्रॉब्लम के लिए मैंने स्पॉन्सर समेत 3 अन्य ओल्ड टाइमर्स को फोन लगाया और चारों लोगों ने एक ही बात बोली, कुणाल प्रेयर कर और 72 आवर्स वेट कर। वो प्रेयर जब मैंने किया और उसके बाद मुझे पता नहीं चला कि कब 72 आवर्स हो गए, और मैं उसके 2 दिन बाद मुझे ध्यान आया कि यार मैंने तो ऐसा ऐसा प्रेयर किया था और मुझे इस बारे में बात करनी है। ये क्या कर दिया था अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे साथ यार, कि मैं इतनी बड़ी समस्या जिससे दिन रात बेचैन हो रहा था, जूझ रहा था, परेशान हो रहा था, और वो प्रार्थना करने के बाद कितना साफ कर दिया उसने मुझे अंदर से कि मैंने ईमानदारी के साथ वो प्रार्थना की मेरे हायर पावर के लिए, और उससे कुछ पैसा नहीं मांगा था, उससे बस मदद मांगी थी यार। और वो मदद मुझे मिली, और ये मदद मिली मुझे सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद से, जिसने आज मेरा वो हायर पावर के साथ मेरा सचेत संपर्क इतना बेहतर कर दिया, इतना बढ़िया कर दिया है कि यार मुझे वो मदद लगातार मिलती रहती। 2025 जो मेरा गया, जो लास्ट ईयर में सूरत में, गुजरात में था पूरा, और फेलोशिप का सपोर्ट नो डाउट, लेकिन एक नए माहौल में जाकर काम करना और कुछ ऐसी जद्दोजहद जहां पे मुझे लगा कि हर रोज सुबह उठ के मुझे अपने आप को साबित करना है। मुझे रोज सुबह उठ के एक ही काम करके लोगों को यकीन दिलाना है कि भाई मैं ये काम करता हूं यार, ये मेरा काम है। इरिटेशन, परेशान, सारी चीजें हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। स्पॉन्सर से मदद हुई, डेली काम किया, मेंबर से मदद मिली, सारी चीजें मिली, और सबसे ज्यादा मदद जो मार्गदर्शन मुझे स्पॉन्सर ने दिया, ओल्ड टाइमर्स ने दिया, स्टेप 3, स्टेप 7, स्टेप 11 प्रेयर का। मुझे लगा मुझे रिजर्वमेंट प्रेयर भी करनी चाहिए, क्योंकि सुना था उसके बारे में। उसके लिए डिटेल के लिए ओल्ड टाइमर्स से बात हुई, स्पॉन्सर से बात हुई, बोले तेरे को लगता है कर ले, तो जो कर रहा है वो अपने आप में काफी है। रिजर्वमेंट प्रेयर करना चालू किया दोस्तों, खुन्नस की प्रार्थना करना चालू किया, और चीजें बदलती चली गई यार। मतलब मेरे स्पॉन्सर उस दौरान मुझे हर बार बोलते थे, बोले याद है ना तुझे कि बिल डब्ल्यू क्या कहते थे कि प्रोग्राम को किस तरह से प्रैक्टिस करना है, और मैं बोलता था हाँ याद है। एक दिन मैं बैठा बैठा सोच रहा हूँ, मैंने कि यार क्या याद है तुझे, किस तरह से प्रोग्राम प्रैक्टिस करना, और मैंने उठा के उनको फोन लगाया। मैंने कहा ये कौन सी बात कर रहे थे आप, किस तरह से 12 कदमों को एक दिन के हिसाब से मैं अपने जीवन में अप्लाई करता हूँ, कौन सी बात बोली थी बिल डब्ल्यू ने। बोले हमारा जो स्लोगन है, ट्रस्ट गॉड, क्लीन योर हाउस एंड हेल्प अदर्स। तो मैं समझा नहीं, मैंने कहा इसमें मैं कैसे प्रोग्राम प्रैक्टिस करूंगा। फिर उन्होंने बोला मैंने अभी तेरे को स्लोगन बताया, इससे पहले जो अपनी बात हुई थी कि आज के दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देना, आज के दिन किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को हर्ट नहीं करना, और आज के दिन किसी एक की मदद कर देना। ये 3 चीजें अगर अपने जीवन डेली में अप्लाई करता हूँ तो मैं 12 कदमों के कार्यक्रम को अपने जीवन में एक दिन के हिसाब से अप्लाई करता हूँ। उस दिन के बाद से तो मानो दुनिया ही बदल गई है, चीजें ही बदल गई, नजरिया बदल गया देखने का। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था चीजों को, लोग मेरे साथ गलत कर रहे थे और मैं बड़ा खुश होकर निकलता था, आराम से अपना काम करता था, ईश्वर का धन्यवाद देता था कि आज के दिन मुझे प्रेरित किया कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूं। सुबह प्रार्थना करता था कि आज के दिन मेरे अंदर अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए मुझे प्रेरित करना, रात को उसका धन्यवाद देता था। आज भी वो मेरी प्रैक्टिस चालू है। ये क्या हो गया था मेरे साथ, ये जीवन के बारे में जब मैं कॉर्पोरेट लेवल में रीजनल मैनेजर था, 3 स्टेट्स में काम कर रहा था, 1,17,000 रुपए महीने की तनख्वाह उठा रहा था, फ्लैट कंपनी का था, कार कंपनी की थी, तब भी नहीं थी ये सोच गया। कैसे हो गया ये? इस जीवन की तो कल्पना मेरी कल्पना शक्ति से ही परे थी। मेरे जैसा इंसान कभी इतना सोचेगा, इतना करेगा, इस तरह से अपने अंदर बदलाव लेके आएगा। और मैं एक हमारा कुछ लोगों, आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि यार मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन एक हमारा चैप्टर है लिविंग सोबर जो हमारी किताब है ना, तो स्वयं के प्रति अच्छा होना, बीइंग गुड टू योरसेल्फ। तो यार ये अच्छाइयां मिली है मुझे प्रोग्राम से, और मुझे इसको एहसास करना है, मुझे इसे याद रखना है, यही तो मेरी ब्लेसिंग्स है यार। जो हमारी लाइन बोली जाती है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, काउंट योर ग्रेटिट्यूड्स, अपने ग्रेटिट्यूड की लिस्ट बनाओ, यही तो मेरे आभार हैं। आज ये जो मौका मिला है मुझे चीजों का, आज मैं जो
मदद मांग पा रहा हूँ, बिना किसी शर्म के, बिना किसी झिझक के मैं मदद मांग पा रहा हूँ। जो मुझसे मदद मांग रहे हैं उनकी मैं मदद कर पा रहा हूँ, ये कैसे संभव हुआ है? ईश्वर की कृपा तो बचपन से थी, पर ये चीजें बचपन से नहीं थी कुणाल के अंदर। ये चीजें कैसे आई कुणाल के अंदर? ये चीजें आई अल्कोहलिक एनोनिमस की वजह से। आज का जो जीवन मुझे मिला है, जहाँ पे मैं आज बैठा हूँ, संदीप भाई है यहाँ पे और मुझे काफी टाइम याद है उनके साथ, जब हम रात को 11 या 12 बजे बल्लार शाह से निकलते थे और रात को 4 बजे तक जंगल घूमते रहते थे। ना उनके घर से कभी फोन आता था, ना मेरे घर से कभी फोन आता था कि इतनी रात को क्या कर रहे हो। ये घर वालों का भरोसा किसके ऊपर था? ये संदीप या कुणाल के ऊपर नहीं था यार, ये भरोसा था अल्कोहलिक एनोनिमस के ऊपर। आज मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं जब लास्ट ईयर सूरत जा रहा था, यहाँ से मैं शिफ्ट होके गया और जाने से 2 दिन पहले मेरी माँ अपनी फोन डायरेक्टरी देख रही थी और उसने 5-6 मेंबर्स के नंबर जो मैं पहले कभी सूरत गया था उस टाइम मैंने दिए थे, वो लिख रखे थे। बोले अच्छा ये हाँ ठीक है, बोले तेरे फेलोशिप के नंबर है, तू जा, तेरे को जहाँ जाना तू जा। कुछ नंबर्स उनके पास लिखे हुए हैं, कहाँ जा रहा है बस मुझे ये बोलना है कि अब मैं रतलाम जा रहा हूँ या मैं भोपाल जा रहा हूँ या मैं गुजरात जा रहा हूँ या मैं महाराष्ट्र जा रहा हूँ। साथ में कौन जा रहा है? और जहां मैंने बोला कि अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर है, जिनको मोस्टली को वो सबको नाम से जानती है, तो वो निश्चिंत हो जाती है चीजों से। पहले मेरा फोन ना भी आए, कुछ भी ना हो, तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अल्कोहलिक एनोनिमस है जिसने मेरे जैसे शराबी के ऊपर लोगों का भरोसा वापस से दिला दिया है। ये मेरी पूरी तरह से जो ये जीवन में जो चीजें मिली हैं, जो हमारे वायदे बैक टू बैक मुझे बोलते हैं कि अपने विकास की इस अवस्था में यदि हम लगनशील हैं तो आधी दूरी तय करने से पहले ये अचंभित रह जाएंगे। ये आधी दूरी बोली गई है 9वें कदम के लिए। जब 9वां कदम हम करते हैं तो उसे माना गया है कि ये हमारा आधा प्रोग्राम होता है। यहाँ से आधी दूरी तय करने से पहले ही हम अचंभित रह जाएंगे और वो सारी चीजें बैक टू बैक मिल जाएगा। मुझे अचानक इस बात का एहसास होता है कि मेरा ईश्वर मेरे लिए वो कर रहा है जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और यही तो वो जीवन है। आज हर चीज से सक्षम बना दिया, चिंता नहीं होती यार कि जेब में पैसा है कि नहीं है। आज डर नहीं लगता किसी बात का, पता है वो है निकालने के लिए, जो कर रहा है सही कर रहा है। परिस्थितियां मुझे कई बार हावी हो जाती हैं मेरे ऊपर और मेरा भरोसा डगमगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दिमाग को आप लोगों की मदद से और अल्कोहलिक एनोनिमस की रेगुलर मीटिंग्स की मदद से इस कदर ट्रेन कर दिया आप लोगों ने कि जरा सी परिस्थितियां हिलती हैं वो पीछे से अपने आप ही आत्म शांति प्रार्थना चालू कर देता है। ये खूबसूरत जीवन के बारे में मुझे कभी नहीं सोचा था मैंने यार। मुझे यही लगता था कि यार ये ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा तो मेरे ऊपर बचपन से थी यार, लेकिन ये अल्कोहलिक एनोनिमस की देन थी। ये ग्रेस ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस था जिसकी वजह से उस कृपा को मैं समझ पाया, उस कृपा को मैं ले पाया, उस कृपा के लिए मैं आभारी हो पाया। ये सारी चीजें मेरे अंदर नहीं होती अगर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया नहीं होता। आप लोगों से मेरी को मदद नहीं मिली होती, आप लोगों ने मुझे हाथ पकड़ के एक दिन के हिसाब से नहीं चलाया, आप लोगों ने मुझे प्रेरित नहीं किया होता कि प्रोग्राम ले आगे बढ़, आप लोगों ने मुझे सर्विस में नहीं लाया होता, तो ये सारी चीजें मेरे लिए संभव नहीं होती। वो यूनिटी, रिकवरी और सर्विस का जो पार्ट है, वो एकता आई मेरे जीवन सबसे पहले यार, उसके बाद वो रिकवरी का स्वाद चखा और उसके बाद वो सर्विस आई, तब जाके तीनों का कॉम्बिनेशन मिला, तब जाके मुझे वो ईश्वर की कृपा समझ में आई और तब जाके मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो अल्कोहलिक एनोनिमस की देन है, ये अल्कोहलिक एनोनिमस की कृपा है। दोस्तों प्रार्थना यही है, इच्छा यही है कि जब तक हूँ तब तक आप लोगों के बीच में बना रहूं, एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहते हुए, अपने ऊपर काम करते हुए, यथासंभव मदद करते हुए, मदद मांगते हुए। आज मुझे कुछ शराब से दूर हुए 5 साल 7 महीने और कुछ 20-25 दिन हो गए दोस्तों। ये संभव नहीं था अल्कोहलिक एनोनिमस के बिना। रोके रखने के बाद भी जब मैं अपने आप को नहीं रोक पाया शराब के पास जाने पर, और आज वहीं जब मैं अपने घर से रोज सुबह 17 किलोमीटर ड्राइव करके ऑफिस जाता हूँ तो बीच में कई ऐसे ठेके आते हैं जो सुबह सुबह खुल रहे होते हैं। आज उनके सामने खड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना निकलती है जो रोज सुबह लाइन में जाके खड़ा रहते हैं।
कि इनको सद्बुद्धि मिले यार, इनको वो जीवन मिले जो आज मुझे मिल रहा है अल्कोहलिज्म की मदद से। इसी तरह रहना चाहता हूँ दोस्त मैं एक दिन के हिसाब से आप सभी के बीच में। और एक बार फिर से मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा पायोनियर ग्रुप का यार, मुझे मेरे जीवन के वो आभार को याद करने का वापस से आपने मुझे मौका दिया और मुझे सेवा का मौका दिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सभी भाइयों का बहुत बहुत आभार सुनने के लिए और मुझे बोलने का मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच।